करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्रिय बच्चों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में चर्चा की थी। भारतीय संघीय व्यवस्था के अर्थ, उसकी प्रकृति और संघात्मक लक्षण की व्याख्या की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों का विश्लेषण इस प्रकार है। जैसे नंबर 1, शक्तियों का बंटवारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में। प्रिय बच्चों, जहाँ हमने संघात्मक व्यवस्था में या संघात्मक लक्षण में शक्तियों का जो बंटवारा संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची के विषय में बताया था कि संघ सूची एक प्रकार से संघ सूची के जो 97 विषय थे, संघीय सूची में 97 जो विषय थे, राज सूची में जो 66 विषय थे और समवर्ती सूची में जो 47 विषय थे, वो एक प्रकार से किस प्रकार से 97 सूची केंद्र के पास, राज सूची 66 विषय राज्यों के पास बटी हुई थी। तो बटी हुई तो है, लेकिन इसमें शक्तियों का जो बंटवारा किया गया वो शक्तिशाली एक प्रकार से उसमें केंद्र के पक्ष में ही किया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों में विभाजित विषयों के गुणात्मक तथा संख्यात्मक पक्ष का विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि बड़ी संख्या में जो महत्वपूर्ण विषय 97 विषय संघ सूची में रखे गए, जिन पर कानून एक प्रकार से संसद ही बना सकती है, और जो समवर्ती सूची के 47 विषय हैं उन पर संसद तथा राज्य विधानमंडलों दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन यहाँ भी केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है। और जो समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र तथा राज्य द्वारा यदि कानून बनाया जाए तथा दोनों में यदि एक प्रकार से विरोध हो जाए तो संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास ही हैं। और जहां तक राज सूची का प्रश्न है, ये विषय राज्य विधायिकाओं के ही क्षेत्राधिकार में हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इन विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए तो संसद उस राज सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कानून बनाने का महत्वपूर्ण अधिकार एक प्रकार से केंद्रमुखी है। कनाडा में समवर्ती सूची मात्र 2 ही विषय हैं, जबकि भारत में इस सूची में विषयों की संख्या कहीं अधिक है जिन पर संसद का अधिक अधिकार है। ये प्रवृत्तियां एक प्रकार से सशक्त केंद्र की ओर इशारा करती हैं। तो संसदीय कानून का व्यापक प्रभाव है, क्योंकि संसद द्वारा पारित कानून संपूर्ण देश में या देश के किसी एक भाग में लागू किए जा सकते हैं, जबकि राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित कानून राज्य के सीमा क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं। नंबर 3, राज्य के कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। राज्य विधायिकाओं को कुछ विषयों पर, जैसे मैं आपको बताऊं कि राज्य के मध्य व्यापार संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, और इस प्रावधान द्वारा भी राज्य विधायिकाओं के अधिकार को सीमित किया गया है। नंबर 4, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि सामान्यतः राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून में परिवर्तित हो जाते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण विषय को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। यह व्यवस्था भी केंद्र को अधिक महत्वपूर्ण व
शक्तिशाली बनाने में सहायक है। नेक्स्ट, संपूर्ण देश के लिए एक संविधान। संघीय व्यवस्था में प्राय संघ व राज्यों के लिए पृथक संविधान की व्यवस्था होती है, पर भारत में संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ आपको यहाँ बताना ये आवश्यक है कि संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर को पृथक संविधान मिला हुआ था जो एक अपवाद की श्रेणी में था, लेकिन वर्तमान समय में वो पृथक संविधान यानी कि आर्टिकल धारा 370 जब से खत्म हुई है वो भी खत्म हो गया है, वो अपवाद भी खत्म हो गया है, और अब यह वर्तमान समय में भारत में संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था है। नेक्स्ट, आपातकालीन प्रावधान। इसमें आपको बताया गया है कि संविधान के आपातकालीन प्रावधान संपूर्ण देश को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। संविधान में जैसा कि आपको पता होगा कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 ये राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणाएं करने का अधिकार रखती हैं। तो 352 में तो एक प्रकार से सामान्य राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, और इसमें उद्घोषणा द्वारा राज्य सूची के जो भी विषय हैं वो उस पर संसद का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, और राज्य विधायिकाओं की स्थिति संसद के अधीनस्थ हो जाती है। उसी प्रकार जहाँ तक अनुच्छेद 356 का सवाल है, इसमें एक प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य का जो शासन है वो सीधे एक प्रकार से राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है, और राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालनकर्ता बन जाता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। और अनुच्छेद 360 की जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय संकट की घोषणा की जाती है, जिसमें राज्यों पर संसद का वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो विभिन्न संकटकालीन प्रावधानों के द्वारा देश को मजबूत केंद्र व कभी कभी एकात्मक शासन व्यवस्था प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में भी केंद्र शक्तिशाली है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य से उसका कोई हिस्सा पृथक करके या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दे, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या विस्तार कर दे, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर दे व उसके नाम बदल दे। सामान्यतः संघीय व्यवस्था में राज्यों की सहमति के बिना ऐसा करना संभव नहीं है। भारत में ऐसा करने के लिए संबंधित राज्य की विधायकों की राय मालूम की जाती है, पर उस राय को मानना या उस पर अमल करना या न करना एक प्रकार से राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया, और 1960 में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आए। 1966 में पंजाब व हरियाणा का 2 राज्यों के रूप में निर्माण हो गया। 1987 में 3 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ऐसी व्यवस्थाएं समय समय पर की जाती रही हैं, और बढ़ती हुई पृथक राज्यों की मांगों को देखते हुए आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था की संभावना है। इकहरी नागरिकता। संपूर्ण भारत के लोग भारतीय नागरिक हैं, न कि किसी राज्य या प्रदेश विशेष के। सामान्यतः संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की जाती है, संघ व राज्य की पृथक पृथक नागरिकता। पर भारत में इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत का अनुसरण किया गया है कि राष्ट्रीय एकता को प्रांतीय पृथकता से अधिक महत्व दिया गया है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी की गई है, सिंगल जुडिशरी। जैसा संघीय व्यवस्था में संघ तथा राज्यों के कानूनों के लिए दोहरी न्यायिक व्यवस्था की जाती है, पर भारतीय न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है, जिसमें आपको एक प्रकार से शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके अधीक्षण या निर्देशन या नियंत्रण में राज्य के जो हाई कोर्ट हैं या उच्च न्यायालय कार्य करते हैं। अपील की सर्वोच्च संस्था उच्चतम न्यायालय ही होती है, जहां राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध
अपील की जा सकती है, यानी कि राज्यों के उच्च न्यायालय जो निर्णय देते हैं और किसी को लगे कि वो निर्णय गलत हैं तो उसके विरुद्ध एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जाती है। तो राज्य के उच्च न्यायालयों का गठन केंद्रीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने व एक ही प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्थाएं की गई थी, आप सभी को पता है। और स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं द्वारा इन सेवाओं की एक प्रकार से आलोचना भी की गई थी, पर स्वतंत्रता के पश्चात देश की एकता व अखंडता के लिए इन सेवाओं को बनाए रखना आवश्यक समझा गया। तो राज्य प्रशासन में शीर्ष पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्य सेवाओं को नेतृत्व तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संघीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए ये वेतन व भत्ते राज्य के राजस्व से ही प्राप्त करते हैं और इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के पहले राज्य सरकार को संघ सरकार तथा संघीय लोक सेवा आयोग की अनुमति लेनी आवश्यक है। इन उच्च पदस्थ अधिकारियों के माध्यम से संघीय सरकार का राज्य प्रशासन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है तथा संघीय हितों को सुरक्षित रखा जाता है। संशोधन विधि सामान्य लोचशील है। राज्यों का राज्यसभा में सामान्य प्रतिनिधित्व नहीं। इसमें आप कह सकते हैं कि अमेरिकी सीनेट तथा स्विस राष्ट्रीय परिषद में संघ के एकों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, पर भारत में राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य तथा नागालैंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में बड़ा अंतर है। क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषदें, राज्यों की संघ पर वित्तीय निर्भरता, राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में और एक प्रकार से कुछ अन्य एकीकृत व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं कि निर्वाचन आयोग द्वारा संसद तथा विधानमंडल आदि के चुनाव कराए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत देश की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण किया जाता है। समस्त देश के लिए एक ही प्रकार के दीवानी तथा फौजदारी कानून की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ये सभी एक प्रकार से भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण कहे जा सकते हैं।